दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हमने अपने नैरेटिव में इंडियन नॉलेज सिस्टम के संबंध में बात करने की कोशिश की थी और उससे संबंधित समाज वैज्ञानिकों की जो भूमिका है उस भूमिका के विषय में आगे के वक्तव्यों में चर्चा करने का वादा किया था। लेकिन उस वादे पर जाने से पहले कुछ ऐसी दुखद घटनाएं समाज विज्ञान के क्षेत्र में हुई हैं, जिनके कारण मुझे लगता है कि उन सब विषयों पर हम पहले बात करें और उसके बाद भारतीय ज्ञान व्यवस्था के उन पहलुओं की चर्चा करेंगे। इस वर्ष में हमने अनेक महत्वपूर्ण भारतीय समाज वैज्ञानिकों को खोया है, जिसमें प्रोफेसर आंद्रे बेतेई, प्रोफेसर टी के ओमन, प्रोफेसर नरेश भार्गव जैसे प्रख्यात समाज वैज्ञानिक शामिल है। आप हमें समाचार मिला कि विश्व के जाने माने समाज वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्योर्गन हैबरमास का कल निधन हो गया। ये निधन भी समाज विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण नुकसान है, क्योंकि ज्यूर्गन हैबरमास एक ऐसे विचारक थे जिनका दर्शन और समाज विज्ञान इन दोनों ही क्षेत्रों में एक बड़ा जिसको कह सकते हैं एक बड़ा किस्म का मजबूत इफेक्ट था, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था उनका। और उन्होंने कई ऐसे सवालों पर हमको एनलाइटन करने की कोशिश की जो कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में आगे चलकर काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। जून 18 1929 को जूर्गन हैबरमास का जन्म हुआ था और 14 मार्च 2026 को उनका निधन हुआ। इस तरह से लगभग 96 ईयर का उन्होंने अपना लाइफ स्पान जिया। लेकिन उस लाइफ स्पान में जर्मनी के अंदर नाजीवाद का उन्होंने अनुभव किया और उसके बाद में जब वे ज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का उनके ऊपर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। एडोर्नो, ऑरिख मियर, इन सब का उनके ऊपर काफी कुछ प्रभाव हुआ। इसके साथ साथ ऐसे अनेक विचारक हैं जिन विचारकों को हम हैबरमास के ज्ञान चिंतन के अंदर स्थापित होते हुए देखते हैं। उनके बहुत सारे पहलुओं को उन्होंने आलोचनात्मक नजरिए से छुआ है और उसमें हम अनेक लोगों को शामिल करते हैं। अभी मैंने जैसे थियोडोर एडोर्नो, हॉरिक मियर के नाम लिए, ठीक उसी तरह से कांट, हीगेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, पियाजे, लुकाच, नीत्शे, फ्राइड, जॉर्ज सिमल, इन सब के प्रभाव भी उनके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों का हमें अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम कभी आगे चर्चा करेंगे हैबरमास के संपूर्ण चिंतन, तो इन पुस्तकों के बारे में भी बातचीत करेंगे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी हैं: द थियोरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, the structural transformation of the public sphere between facts and norms, technology and science as ideology, knowledge and human interests, the logic of the social sciences। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन महत्वपूर्ण पक्षों को हम उनकी पुस्तकों के माध्यम से समाज विज्ञान में और दर्शन में उपस्थित होते हुए देखते हैं। कम्युनिकेटिव एक्शन की थियरी, संचारात्मक क्रिया का उनका अपना सिद्धांत,
सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। और इसके साथ साथ वे ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा लाइफ वर्ल्ड है, जो हमारा जीवन जीने का विश्व है, उस जीवन जीने के विश्व में औपनिवेशीकरण का क्या रोल है। कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, वो इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो लाइफ वर्ल्ड है उसका औपनिवेशीकरण हुआ है। और उस औपनिवेशीकरण में मार्केट इकोनॉमी और लीगल ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन, इन दो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप बाजार के अर्थवाद का हिस्सा बनते हैं और इसके साथ साथ जब आप ये देखते हैं कि प्रशासनिक जो पक्ष हैं, नौकरशाही के जो पक्ष हैं, नौकरशाही के पक्ष अपने वैधानिक माध्यमों से किस तरह से हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे अपने लाइफ वर्ल्ड को रेगुलेट करने लगते हैं, तो इन दोनों से मिलकर जो एक परिदृश्य उभरता है, उस परिदृश्य को उन्होंने कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड की संज्ञा दी। हमें इसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, विशेष रूप से भारतीय समाज के संदर्भ में, जहां पर कि अभी वैश्विक अर्थ प्रणाली के प्रभाव ने और जिस तरह से प्रशासन तंत्र या नौकरशाही की जो नियमावली हमें विभिन्न तरीकों से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, हमारे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, क्या यह एक नई किस्म का कोलोनाइजेशन है जो हमारे जीवन के विश्व को प्रभावित करने का प्रयास करता है। एक और पक्ष है जिस पर कि हमें हैबरमास का एक आलोचनात्मक नजरिया स्थापित करने की जरूरत है। हमारे दोस्त प्रोफेसर राजा राम ने उस नजरिए को मेरे सामने प्रस्तुत किया, मैं उनको धन्यवाद दूं। ये द गार्जियन के अंदर 13/11/23 को जर्मनी के अनेक समाज वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने एक पक्ष को प्रस्तुत किया है पत्र के माध्यम से। और उस पत्र में जर्मनी के कुछ उन्होंने संदर्भों की चर्चा की। जर्मनी में जर्मन आइडेंटिटी को लेकर जिस समय नाजीवाद का दौर चल रहा था, उस नाजीवाद के दौर में जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, उसके बाद में उन्होंने एक स्लोगन दिया था जर्मनी के अंदर, वो नेवर अगेन, ये दोबारा से नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक पक्ष वहां पर उभर करके आया था। नेवर अगेन बिकेम ए स्लोगन, इट बिकेम ए फिलोसफी टू कंडेम दैट काइंड ऑफ authoritarianism or fascism which was appearing in Germany at that time। उसको लगातार जर्मनी के अंदर रिवील किया जाता रहा। लेकिन इस पत्र के अंदर जो इजराइल और हमास के मध्य का जो युद्ध चला, उस युद्ध के अंदर जर्मन की बौद्धिक परंपरा में, उस बौद्धिक परंपरा में एक बड़ी फायरी डिबेट इमर्ज होकर के आई। और अनेक लोगों के साथ हैबरमास कहीं ना कहीं इस युद्ध के पक्ष में नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि ज्यूस की जो लाइफ है उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट होना चाहिए। इसको लेकर के एक पत्र लिखा गया। उस पत्र के आधार पर हम उस पूरे के पूरे वक्तव्य को आज के वैश्विक परिदृश्य में एक आलोचनात्मक नजरिए से देख सकते हैं। आप लोग भी उस पत्र को देख सकते हैं। 13/11/2023 को यह पत्र द गार्जियन के अंदर उभर करके आया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं हैबरमास के अपने चिंतन के अंदर। ये एक ऐसा पक्ष है जिस पक्ष पर भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उनके अनेक ऐसे कंसेप्ट हैं जिन कंसेप्ट को आज के समाज विज्ञान के अंदर और आज के दर्शन में मूल्यांकित करने की आवश्यकता है। और वह मूल्यांकन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सबको पता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का हिस्सा होने के कारण, हालांकि वहां पर भी इनके साथ काफी कुछ बहस चली थी और एक स्टेज पर
ये कहा था फ्रैंकफर्ट स्कूल के डायरेक्टर ने कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो हमें थोड़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपके ऊपर लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद में हैबरमास ने अपने आप को वहां पर एकोमोडेट करने का प्रयास किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं में तार्किकता, अ, संचारात्मक तार्किकता, डिसेंटर्ड नॉलेज, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट, क्रिटिकल रिलीजियोसिटी, क्रिटिकल मॉडर्निटी, मोरल कॉन्शियसनेस, लेजिटिमेशन क्राइसिस, पब्लिक स्फीयर, कम्युनिकेटिव एक्शन के डिफरेंट डायमेंशंस, अदरनेस और इंक्लूजन के बीच की बहस, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स। ये कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन पक्षों पर हैबरमास ने काफी कुछ विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने 3 प्रकार की ज्ञान व्यवस्थाओं को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया: टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और इमेंसिपेटरी नॉलेज। यानी एक प्रविधिक या प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ ज्ञान, एक व्यावहारिक ज्ञान और एक ऐसा ज्ञान जो कि मुक्ति के मूल्य के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो ये मुक्तिगामी जो ज्ञान है उनको हम किस तरह से टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जोड़ करके देखें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन था। वो हमें हैबरमास के इन विचारों के अंदर देखने को मिलता है। 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर और हम चले जाएं। एक तो ये था कि हैबरमास ने ये कहा कि मॉडर्निटी इज एन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। आधुनिकता एक अपूर्ण किस्म का प्रोजेक्ट है, यानी अभी यह पूरा नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जब हम मॉडर्निटी इज एन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की बात करें तो परोक्ष रूप से यह पोस्ट मॉडर्निज्म का अपना जो एक एजेंडा है उस पोस्ट मॉडर्निज्म के एजेंडा को रिजेक्ट करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के जितने विचारक हैं वो विचारक कहीं ना कहीं मॉडर्निटी के इस इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एनलाइटनमेंट की वैल्यूज में जिस तरह से द्वंद्व उभर करके आए हैं उन द्वंद्वों की बात करते हैं। आपने निश्चित रूप से डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट और कल्चर इंडस्ट्री जैसी पुस्तक पढ़ी होंगी, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों एडोर्नो और हॉरिक मीयर के साथ, उनके चिंतन के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसमें अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने की बात की गई है। एक और बात जो लगता है जिसको हैबरमास हमारे को बताने की कोशिश करते हैं कि जो दर्शन है ना, हमारा जो ज्ञान है, और यहाँ दर्शन का मतलब ज्ञान की समूची परंपराएं, जो हमारी अपनी नॉलेज है, डिफरेंट किस्म की नॉलेज है, मल्टी डायमेंशनलिटी है हमारी नॉलेज के अंदर, बहुस्तरीय और बाहुल्यता मूलक ज्ञान है। और यही बाहुल्यता मूलक ज्ञान दर्शन के आधार को जन्म देता है। उनका कहना यह है कि जो दार्शनिक हैं, और हम में से प्रत्येक कहीं ना कहीं उस दर्शन की विधा के साथ में जुड़ा हुआ है, उनका कहना है कि ये जो दार्शनिक है इनकी अपनी जिंदगी जो स्वरूप ग्रहण करती है, अंततः जो स्वरूप ग्रहण करती है, वह उनके खुद के इंट्यूशन से उभर करके आता है। आपका इंट्यूशन क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है, आपका अपना इमेजिनेशन क्या है, आप समूचे विश्व को और अपने आसपास के क्षेत्र को किस नजरिए से देखते हैं, और उसके आधार पर आपके अपने चिंतन में कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं जिन संभावनाओं को आपको लगता है कि ये भविष्य में चल करके एक वास्तविकता का स्वरूप ले सकती है। कई बार हम कहते हैं ना कि मुझे ये इंट्यूशन हो रहा था, मुझे ये आभास हो रहा था। तो ये जो एक आभास है, ज्ञान का आभास, और वह ज्ञान का आभास जो आपके चिंतन में उभरता है विश्व के और अपने आसपास के परिदृश्य को देखकर, वह आभास
दार्शनिकों के जीवन के स्वरूप को निर्मित करता है। हैबरमास ने उस आभास को अपने चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और इसलिए हमें लगता है कि जब हम उनकी लेजिटिमेशन क्राइसिस के डायमेंशंस की स्टडी करते हैं तो उसमें अनेक ऐसे पहलू निकल करके आते हैं जो उनके अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ते हैं। लगभग यही स्थिति डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को जब वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तब उभर करके नजर आती है। एक और उन्होंने कहा कि जो सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस है, लौकिकीकरण की प्रक्रिया, जो वेस्टर्न प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि इट्स ए वेस्टर्न प्रोसेस। तो जो वेस्टर्न प्रोसेस है सेक्युलराइजेशन की, उसमें डायलेक्टिक्स, द्वंद्वात्मकता, उस द्वंद्वात्मकता का एक अवयव, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जब सेक्युलराइजेशन प्रोसेस में जाते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर हमारे सामने अनेक पहलू खड़े होते हैं। एक पहलू वो है जो कि रैशनैलिटी के साथ आता है, लॉजिक के साथ आता है, इंपिरिकल डायमेंशंस के साथ आता है, और जिसमें हम फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस करते हुए साइंस को एक नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, और साइंस और साइंटिफिक मेथड उसमें कहीं ना कहीं कोई एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ रिलीजियसिटी का डायमेंशन है, धार्मिकता का डायमेंशन है, जिसमें कि आस्था के सवाल है या अनेक विभिन्न पहलू जो कि हमारी विश्वास व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो हैं। और प्रत्येक देश के अंदर ये जो मॉडर्निटी है, ये मॉडर्निटी सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस को स्थापित करती है, और उस सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस में डायलेक्टिक्स कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट कैरेक्टर एक्वायर करने लगती है। तो हमें सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस को इस डायलेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए, और यही कोशिश है जो कि हमारे लाइफ वर्ल्ड के अंदर कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज को उत्पन्न कर देती है, और वो लाइफ वर्ल्ड हमें कई तरह के पक्षों को सोचने के लिए प्रेरित और बाध्य करता है। अगर हम इसको केंद्र में रख करके आगे चलें तो मुझे लगता है कि अगर मॉडर्निटी को समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए तो मॉडर्निटी कहीं ना कहीं फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है। चेतना का हमारा जो दर्शन है उस चेतना के दर्शन के साथ जुड़ी हुई है, और इसके साथ साथ जो हमारा अपना कम्युनिकेशन है, जो संचार है, उस संचार के दर्शन के साथ जुड़ी हुई है। यानी दो तरह का दर्शन हमारे सामने है। संचार का दर्शन, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिकेटिव एक्शन की जो थियरी है, उस कम्युनिकेटिव एक्शन की थियरी में हैबरमास इस पर बड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। उनका कहना ये है कि एक तो आपकी चेतना है, चेतना का दर्शन है, यानी आपकी अपनी समझ, आपके अंदर लॉजिक, आपके अनेक तरह के कंस्ट्रक्शंस, जिन कंस्ट्रक्शंस को आप निर्मित करने का प्रयास करते हैं, जो आपकी अपनी चेतना को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसके साथ एक तो खुद की चेतना है, लेकिन इसमें एक पक्ष और आता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप लोगों के साथ संचार करते हैं, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अगर हम इस तरह की कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का इंटर सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन है, अंतर वैषयिक संचार है। तो ये जो अंतर वैषयिक संचार है, जो विभिन्न लोगों के साथ अंतर क्रिया करते हुए आपके अपने चिंतन का हिस्सा बन रहा है, और एक तरफ आपके अपने इंट्यूशन से निर्मित होने वाली जो चेतना है, इन दोनों के बीच का जो पारस्परिक संबंध है, अब ये पारस्परिक संबंध विरोधाभासी प्रकृति का भी हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रकृति का जो संबंध है, इस संबंध को केंद्र में रख करके हमें अपने मॉडर्निटी के डायमेंशंस को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जिस महत्वपूर्ण पक्ष को हैबरमास हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें दोस्तों और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो कम्युनिकेटिव प्रोसेस है, संचार की जो प्रक्रिया है, वह संचार की प्रक्रिया असल में अगर हम बहुत डीप रूटेड तरीके से जाएं तो यह कहीं ना कहीं हमें
समाज के उद्विकास की प्रक्रिया की तरफ ले जाती है। और यह समाज के उद्विकास की प्रक्रिया में कम्युनिकेशन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इस महत्वपूर्ण भूमिका को केंद्र में रखकर हैबरमास ने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो हैबरमास को एक शीर्ष के समाज वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला करके स्थापित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में वे सामाजिक श्रम की बात करते हैं। हमारा अपना सोशल लेबर क्या है, जितने भी तरह का है वो जो श्रम की हमारी प्रक्रिया है, उस श्रम की प्रक्रिया का एक सोसाइटल करेक्टर है, वो सामाजिक प्रकृति का श्रम है। आप सब जिस प्रकार की समाज में रहते हैं, उस समाज से जुड़ी हुई विभिन्न क्रियाओं को जब आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जब आप पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सामाजिक श्रम के अंदर शामिल हो जाता है। सामाजिक श्रम की इस प्रक्रिया को हमें हिस्ट्री ऑफ द स्पीसीज के साथ भी देखने की जरूरत है कि कैसे स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है, उसकी ग्रोथ हुई है, वो प्रेजेंट फ्रेमवर्क के अंदर उभर करके आया है, और इसमें सामाजिक श्रम की अपनी क्या भूमिका है। एक जगह पर वो सामाजिक श्रम को सोशली ऑर्गेनाइज्ड लेबर की भी संज्ञा देते हैं, यानी हमारे श्रम को समाज कहीं ना कहीं संगठित रूप से स्थापित करता है। और यह जो श्रम की हमारी अपनी स्थापना है, यह स्थापना विकास की जो गत्यात्मकता है, उस विकास की गत्यात्मकता का तर्क उत्पन्न करती है। तो ऐसा लगता है कि विकास की गत्यात्मकता, जिसकी हम आजकल बहुत बात करते हैं कि विकास की प्रक्रिया के स्वरूप क्या है, इस विकास की प्रक्रिया के स्वरूप में हमको सामाजिक श्रम और सामाजिक श्रम के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ द स्पीसीज, इन दोनों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इसको देखने का प्रयास करते हैं और इसके अनेक पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं, तब फिर हमारे सामने रैशनैलिटी और सोशियोलॉजी का रिलेशन उभर करके आ जाता है, जिसका कि मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में हैबरमास ने इसका एनालिसिस किया है। एक और बिंदु जिसके बाद में हम फिर बाद में बात करेंगे क्योंकि समय की कमी है, प्रौद्योगिकी चेतना जो हमारे अंदर डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस है, उनका मानना है कि पूर्व की विचारधाराओं की तुलना में यह एक लेस आइडियोलॉजिकल है। इसमें विचारधारा की, वैचारिकता की कहीं ना कहीं कमी है, और वैचारिकता की यह कमी हमें डीपॉलिटिसाइज्ड मास के रूप में स्थापित करती है। तो आज के दौर में डीपॉलिटिसाइज्ड मास का जो विस्तार समूचे विश्व के अंदर हो रहा है, उसे प्रौद्योगिकी चेतना के संदर्भ में देखने का प्रयास करना चाहिए। कहने के लिए दोस्तों बहुत सारी बातें हैं हैबरमास के विषय में, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम अपने बिंदु को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और आगे के जो हमारे अपने नैरेटिव्स होंगे उसमें हम लोग पहले टी.के. उमन सर, आंद्रे बेतई, नरेश भार्गव के नायक इत्यादि की बात करेंगे, और फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम की विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।